हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप DELED 4th सेमेस्टर के छात्र हैं तो ये मास्टर रिवीजन क्लास आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज हम सामाजिक अध्ययन मतलब सोशल साइंस का एक ऐसा विश्लेषण करेंगे जो सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाला है। हाँ, और हमारा पूरा आधार राजन सीरीज हम इसमें दिए गए 70 से भी अधिक अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के नोट्स को डिकोड करेंगे। सही कहा। और हमारा लक्ष्य सिर्फ इन 70 प्रश्नों के उत्तर रटना नहीं है। एकदम नहीं। देखिए, अगर हम इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के इन पॉइंट्स के पीछे का क्यों और कैसे समझ लेना, तो परीक्षा में सवाल चाहे जैसे भी घुमाकर पूछा जाए, आप सभी उसका सटीक उत्तर दे पाएंगे। है ना? तो चलिए सबसे पहले इतिहास के उस दौर में चलते हैं जहां से बदलाव की असली शुरुआत हुई, क्योंकि राजनीतिक आजादी तो बहुत बात की बात है। जी, कोई भी समाज तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक उसकी सोच आजाद ना हो। बिल्कुल। 1857 की क्रांति कोई रातों रात हुआ सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था। इससे बहुत पहले से राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारक हमारे समाज के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के बग्स फिक्स कर रहे थे। अच्छा उदाहरण है ये। हाँ, राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा जैसी उस भयानक कुरीति का अंत किया। और वहीं दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की नींव रखी और अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के जरिए लोगों को वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया। और इस सामाजिक चेतना के निर्माण में कई और स्तंभ भी थे जिन्हें समझना जरूरी है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में बहुत स्पष्ट रूप से बताया है, इन संस्थाओं ने समाज की नींव को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। अच्छा, और कौन कौन सी संस्थाएं थी इसमें? देखिए, अगर हम पश्चिम भारत की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करके सामाजिक समानता पर जोर दिया। सही बात है। और महिलाओं की शिक्षा के लिए DK कर्वे का योगदान तो एक मिसाल है। उन्होंने 1899 में पुणे में विडो होम यानी विधवा आश्रम की स्थापना की। ओह, उस समय के रूढ़िवादी समाज में ये तो बहुत बड़ा कदम रहा होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने अध्यात्म को सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे मानव सेवा से जोड़ दिया। तो मतलब इन समाज सुधारकों ने लोगों को ये सोचना सिखाया कि जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और इसी ने 1857 के विद्रोह की जमीन तैयार की। हाँ, मंगल पांडे का गुस्सा कोई अचानक आया उबाल नहीं था। सही कहा। 6 अप्रैल 1857 को उन्होंने बैरकपुर में एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी, क्योंकि भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को कुचला जा रहा था। और इसके सिर्फ 2 दिन बाद 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। जी, और क्रांति की तय तिथि 31 मई थी, लेकिन ये समय से पहले ही सुलग उठी। लेकिन यहां मेरे मन में हमेशा से एक सवाल रहा है। अक्सर जब हम ब्रिटिश इतिहासकारों को पढ़ते हैं तो वो इसे सिर्फ एक सैनिक विद्रोह या सिपाही म्यूटिनी कहकर टाल देते हैं। क्या वाकई ये सिर्फ सैनिकों की बगावत थी? अरे नहीं, ये इतिहास का सबसे बड़ा विवादित बिंदु है और परीक्षा के लिए बहुत जरूरी भी है। सर जॉन लॉरेंस और अर्ल स्टैनली जैसे अंग्रेजी विद्वानों ने जानबूझकर इसे केवल सैनिक क्रांति कहा। तो मतलब ये उनका प्रोपोगेंडा था? बिल्कुल। वे दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि भारत की आम जनता उनके शासन से खुश है, बस कुछ नाराज सैनिकों ने हंगामा किया है। लेकिन जमीनी हकीकत तो इसके उलट थी। हाँ, क्योंकि अगर ये सिर्फ सैनिक विद्रोह था तो लखनऊ से बेगम हजरत महल क्यों नेतृत्व कर रही थी? एकदम सही सवाल। और दिल्ली में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता क्यों चुना गया? आपको याद होगा, हडसन नाम के अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ग्वालियर में अपनी शहादत देने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस क्रांति में राजघराने, किसान, मजदूर और महिलाओं सबने हिस्सा लिया था। सही बात है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने बेरहमी से कुचल तो दिया, लेकिन भारतीयों को एक बात समझ आ गई थी। क्या बात? कि बिना एक मजबूत संगठन के हम ब्रिटिश सत्ता से नहीं लड़ सकते, है ना? जी हाँ। और इसी सोच ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने और ठीक अगले साल 1886 में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद तो आज़ादी का सफर कई अहम मोड़ों से गुजरा, जैसे 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाईं। हाँ, बहुत ही भयानक घटना थी वो। और फिर 1922 का चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी को गोरखपुर में भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन ही वापस ले लिया। हाँ, और इन सब संघर्षों के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। लेकिन यहाँ हमें ये भी याद रखना होगा कि एक तरफ कांग्रेस का राजनीतिक आंदोलन था,
तो दूसरी तरफ हमारे क्रांतिकारियों का उग्र संघर्ष भी चल रहा था। अच्छा, पैरेलल मूवमेंट चल रहा था। बिल्कुल। देश के बाहर बैठे भारतीयों को एकजुट करने के लिए लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की और देश के भीतर रामप्रसाद बिस्मिल जैसे युवाओं ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA का गठन किया। और इन्हीं क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था ना, क्योंकि उन्हें अपने अभियानों के लिए हथियारों और पैसों की जरूरत थी। एकदम सही। और ये कोई लूट नहीं थी, ये अंग्रेजों के खजाने से अपना ही पैसा वापस लेना था। बिल्कुल। इस घटना के बाद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई थी। और देखिए, यहाँ शिवांश मिश्रा सर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य साझा किया है जो अक्सर ऑब्जेक्टिव सवालों में फंसा देता है। वो क्या है? मनमथ नाथ को इस मामले में फांसी नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें काले पानी की सजा दी गई थी। ओ, ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। ऐसे ही बारीक तथ्य परीक्षा में पूरे अंक दिलाते हैं। अब जब हम महान हस्तियों की बात कर रहे हैं तो दादा भाई नौरोजी का जिक्र आना लाजमी है, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जी। उन्होंने धन निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। मैंने इसके बारे में पढ़ा तो है, लेकिन ये ड्रेन असल में काम कैसे करता था? देखिए, इसे बहुत ही सरल अर्थशास्त्र से समझते हैं। नौरोजी ने बताया कि पहले विदेशी व्यापारी भारत आते थे, अपना सोना चांदी देकर हमसे सूती कपड़े और मसाले खरीदते थे। हाँ, तो उससे भारत अमीर होता था। बिल्कुल। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने भारत पर कब्जा करके यहाँ के किसानों और व्यापारियों पर भारी टैक्स लगाया। फिर उसी टैक्स के पैसे से, मतलब हमारे ही पैसे से, हमारा सामान खरीदा और यूरोप में महंगे दामों पर बेच दिया। अरे बाप रे, मतलब सामान भी हमारा, पैसा भी हमारा, लेकिन सारा मुनाफा ब्रिटेन का। सही समझे आप। इसी पूरी व्यवस्था को उन्होंने धन निष्कासन कहा। अब समझ आया कि ये कितनी बड़ी आर्थिक लूट थी। और इसी तरह महात्मा गांधी के विचार भी बहुत स्पष्ट थे। उनकी पुस्तक हिंद स्वराज ने लोगों को मानसिक गुलामी से बाहर निकाला। हाँ, और उनका नारा भारत छोड़ो और अंतिम शब्द हे राम इतिहास में अमर है। एक कथन जो मुझे बहुत प्रभावित करता है वो लाला लाजपत राय का है। जब साइमन कमीशन के विरोध में उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। बहुत ही अदम्य साहस था उनमें। और इन नेताओं के बीच आपसी सम्मान भी बहुत था। देखिए, बाल गंगाधर तिलक थोड़े उग्र थे और गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के थे। हाँ, वैचारिक अंतर तो था दोनों में। फिर भी तिलक जी ने गोखले जी की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों का राजा कहा था। क्या बात है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे पहले उप प्रधानमंत्री बने, उनका देशी रियासतों को एक करने का काम तो अद्वितीय था। और चित्तरंजन दास जी को उनके निस्वार्थ प्रेम के कारण देशबंधु कहा गया। बिल्कुल। तो हमने इतिहास में देखा कि अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति को कैसे लूटा। अब थोड़ा भूगोल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारे पास ऐसा कौन सा खजाना था जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। जी, भारत खनिजों का एक विशाल भंडार है। हाँ, जैसे लोहे के अयस्क की बात करें तो हमारे पास उच्च गुणवत्ता का हेमेटाइट है, एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट है, सोने के लिए कर्नाटक की कोलार की खानें मशहूर हैं। और असम का डिगबॉय तो भारत में तेल उद्योग का जन्मस्थान माना जाता है। सही कहा। और पेट्रोलियम को हम काला सोना, मतलब ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। हाँ, और उसे काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज की दुनिया में इसका आर्थिक महत्व सोने से भी ज्यादा है। ऊर्जा के दूसरे स्रोतों की बात करें तो कर्नाटक में कैगा परमाणु ऊर्जा का एक प्रमुख केंद्र है। अच्छा, और कृषि आधारित उद्योगों का क्या? क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश रहा है। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तथ्य है। गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। ये चीज छात्रों को बहुत कंफ्यूज करती है। हाँ, ये सवाल तो मुझे भी हमेशा परेशान करता था। जहां सबसे ज्यादा गन्ना उगता है, मिलें भी तो वहीं होनी चाहिए ना। देखिए, ये भूगोल और अर्थव्यवस्था का एक बेहतरीन मिश्रण है। महाराष्ट्र की जलवायु ऐसी है कि वहां के गन्ने में सुक्रोज यानी मिठास की मात्रा बहुत अधिक होती है। अच्छा। और वहां का सहकारी मॉडल बहुत सफल रहा है, जहां किसान खुद मिलों के मालिक होते हैं, इसलिए महाराष्ट्र में मिलों की संख्या ज्यादा है। और इसके साथ ही हमें हथकरघा उद्योग को नहीं भूलना चाहिए। ये भारत का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। हाँ, अंग्रेजों ने इसे नष्ट करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आज भी लाखों परिवार इससे जुड़े हैं। और जब कुटीर उद्योगों की बात आती है तो उत्तर प्रदेश का जिक्र आना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और जो छात्र डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि यूपी स्पेशल से सवाल आना तय है। लेकिन ऐसा क्यों है कि यूपी के सामान्य ज्ञान पर इतना जोर दिया जाता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है। अपनी विशाल आबादी और संसाधनों के कारण इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। एक भावी शिक्षक के रूप में आपको अपने राज्य की नब्ज पकड़नी होगी। सही बात है। और बिल्कुल सही कहा,
शिवांश मिश्रा सर के इस परीक्षा ब्रह्मास्त्र नोट से यूपी का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। उदाहरण के लिए न्याय व्यवस्था को देखें। यूपी का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। और कानपुर का नाम तो ऐतिहासिक है। कानपुर को यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, मैनचेस्टर असल में इंग्लैंड का वो शहर है जो दुनिया भर में सूती कपड़े के लिए मशहूर था। हाँ, और यूपी में सूती वस्त्रोद्योग में कानपुर ने वही मुकाम हासिल किया। मेलों की बात करें तो बांदा का कालिंजर मेला और प्रयागराज का माघ मेला या महाकुंभ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और लोक नृत्यों में ब्रिजभूमि का चरकुला नृत्य, जहां महिलाएं सिर पर दीपकों का पिरामिड रखकर नाचती हैं, और सोनभद्र का आदिवासी कर्मा नृत्य हमारी संस्कृति को दर्शाता है। जी, और बुनियादी ढांचे में कृषि प्रधान राज्य होने के नाते यहाँ सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुख्य रूप से नहरों, कुओं और नलकूपों द्वारा होती है। मतलब ट्यूबवेल्स के जरिए। हाँ, औद्योगिक ढांचे में मथुरा का तेल शोधन कारखाना एक प्रमुख केंद्र है और 2011 की जनगणना के अनुसार गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। चलिए, कृषि और अर्थव्यवस्था से अब हम पर्यावरण और फसलों पर आते हैं। फसलों को लेकर खरीफ और रबी में अक्सर कंफ्यूजन होता है। बहुत ज्यादा। मूंग खरीफ की फसल का एक सटीक उदाहरण है जो मानसून के समय बोई जाती है। वहीं गेहूं के बारे में साफ बताया गया है कि ये कोई नकदी फसल मतलब कैश क्रॉप नहीं है, बल्कि एक रबी की फसल है जो सर्दियों में बोई जाती है। ये एक बहुत जरूरी अंतर है। देखिए, नकदी फसलें वो होती हैं जो व्यापार के लिए उगाई जाती हैं, जैसे गन्ना या कपास। लेकिन गेहूं भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। पर्यावरण की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आज हम विकास की अंधी दौड़ में वायु, जल, ध्वनि और मृदा प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। यहाँ जलवायु की परिभाषा भी समझनी होगी। वो मौसम और जलवायु वाला अंतर ना? बिल्कुल। मौसम तो हर दिन बदल सकता है, लेकिन किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक, जैसे 30 या 40 सालों तक जो मौसमी दशाएं पाई जाती हैं, उनके औसत को ही जलवायु कहते हैं। और जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो आपदाएं आती हैं। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी इसका खौफनाक उदाहरण है। अब थोड़ा ट्रांसपोर्ट की बात करें तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अब NH44 है। जी, जिसका पुराना नाम NH7 हुआ करता था। हाँ, अब देश के अंदर का ढांचा तो हमने समझ लिया, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थाएं हैं जो इस सिस्टम को रेगुलेट करती हैं। जैसे वैश्विक शांति के लिए यूएनओ है। बिल्कुल, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके मुख्य अंगों में महासभा शामिल है, जहां सभी देश मिलते हैं, सुरक्षा परिषद जो विश्व शांति के फैसले लेती है, और सचिवालय जो रोजमर्रा के काम देखता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के अधिकारों के लिए यूनिफैम नाम की संस्था भी है। हाँ, और अगर हम भारत के भीतर की संस्थाओं की बात करें तो 2015 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब नीति आयोग ने पुराने योजना आयोग की जगह ली। या मुझे एक सवाल पूछना है, योजना आयोग तो आजादी के बाद से ही पंचवर्षीय योजनाएं बना रहा था, तो अचानक 2015 में उसे हटाकर नीति आयोग लाने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब इसमें क्या अलग है? देखिए, ये शासन के तरीके में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। पुराना योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर काम करता था, केंद्र नीतियां बनाता था और राज्यों को मानना पड़ता था। अच्छा, तो राज्यों की उतनी नहीं चलती थी। हाँ, लेकिन नीति आयोग सहकारी संघवाद पर आधारित है। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नीति निर्माण में बराबर का हिस्सेदार बनाया गया है। ये देश का थिंक टैंक है और प्रधानमंत्री ही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। समझ गया। और ग्रामीण विकास के लिए भी तो संस्था है? जी, जैसे 2005 में लागू किया गया मनरेगा। इसने हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी। ये वाकई सिस्टम को गहराई से समझने वाली बात है। अब हमारे पास नोट्स में कुछ विविध तथ्य बचे हैं जो सीधे ऑब्जेक्टिव सवालों में आते हैं। हाँ, जैसे 2011 की जनगणना। बिल्कुल। साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में 29वां स्थान था और देश का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। वहीं अगर हम जनघनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं तो वो राज्य बिहार है। और भूगोल के 2 तेज तथ्य और हैं। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है, जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। ओह, हिमालय से भी पुरानी। और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र के भी कुछ अहम तथ्य हैं। जी, सरकार जब कुपोषण का स्तर मापती है तो मुख्य रूप से 0 से 5 वर्ष के बच्चों का आकलन किया जाता है, क्योंकि बच्चे के विकास की नींव इसी उम्र में पड़ती है। और बच्चों को कुपोषण से बचाने और स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए ही मिड डे मील योजना चलाई जाती है, जिसके लाभार्थी कक्षा 1 से 8 तक के छात्र होते हैं। बिल्कुल। और उद्योगों के संदर्भ में एक और तथ्य याद रखने योग्य है।
जैसे कानपुर को यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता है, वैसे ही अपनी विशाल कपड़ा मिलों के कारण अहमदाबाद को पूरे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अंत में हमारी सबसे बड़ी पहचान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। दोस्तों, हमारे झंडे के सफेद रंग की पट्टी के बीच में जो अशोक चक्र है, उसमें 24 तीलियां होती हैं, जो दिन के 24 घंटों और निरंतर प्रगति का प्रतीक है। सही कहा। और झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा 3:2 होना चाहिए। इन सभी तथ्यों का जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो समझ पाते हैं कि हमारा देश वास्तव में कैसे काम करता है। अरावली के पराड़ों से लेकर नीति आयोग के पॉलिसी रूम्स तक और मंगल पांडे की बगावत से लेकर मिड डे मील तक, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। आज की इस क्लास का समापन करते हुए चलिए इसी एक गहरे विचार पर गौर करते हैं। हमारा देश सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा या नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं। सही बात है। ये उन समाज सुधारकों की चेतना है जिन्होंने पुरानी बेड़ियों को तोड़ा। ये उन क्रांतिकारियों का खून है और ये उन भौगोलिक संसाधनों की ताकत है जो हमारी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। एक सफल शिक्षक बनने के लिए सिर्फ तथ्यों को रटना काफी नहीं है, आपको इस व्यवस्था की आत्मा को समझना होगा। ये वाकई एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार है। तो आज रात सोचिएगा जरूर कि एक शिक्षक के रूप में जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो आप भारत की इस विरासत की अगली कड़ी कैसे बनेंगे। बिल्कुल। और दोस्तों, अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हस्तलिखित नोट्स, सभी मास्टर क्लासेस, राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और हाँ, सभी फ्री पीडीएफ और अपडेट्स के लिए आप एसएस मंत्रा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एसएस मंत्रा ऑफिशियल से तुरंत जुड़ जाएं। छोटे रिवीजन्स के लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है और कोई भी डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो डीएलएड 4th सेमेस्टर का ये सुपर रिवीजन अब पूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।